ओके, स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो भी रिवॉल्यूशंस हुए थे एग्रीकल्चर से रिलेटेड उसके बारे में पढ़ लिया था। और उसके बाद एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशंस थे उनके बारे में पढ़ लिया था। उसके बाद हमने टाइप ऑफ एग्रीकल्चर जो होते हैं उसके बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, तो अगर मैं थोड़ा सा पूछूं कि नाफेड का काम क्या होता है। यस, नाफेड मार्केटिंग के लिए होता है। नाबार्ड का काम लोन वगैरह दे देते हैं। एफसीआई क्या करती है? बफर स्टॉक और एमएसपी के लिए। कपार्ट का काम क्या होता है? टेक्नोलॉजी के लिए, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है कपार्ट। इफको, इफको क्या करती है? फर्टिलाइजर। और एग्रीकल्चर से रिलेटेड रिसर्च कौन करता है? आईसीएआर। बहुत बढ़िया। अगर मैं कहूं कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कब लागू किया गया था? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कब लागू किया गया था? 2014 में। और उसे पास कब किया गया था? तो 2013 में। 15 में नहीं बाबा, 2013 में पास किया गया था और अप्लाई किया गया था, मतलब एक्ट में आया था 2014 में। ठीक है, ओके। इसके अंडर क्या होता था कि भाई जो मोटे अनाज होते थे उन्हें 1 रुपए प्रति केजी, और गेहूं को 2 रुपए प्रति केजी, और चावल को 3 रुपए प्रति केजी फैमिलीज को दिया जाता था। पर फैमिली 35 किलो अनाज देने का वादा किया था गवर्नमेंट ने। ठीक है, उसके बाद अगर मैं रिवोल्यूशन की बात कर लूँ, अगर कहूँ कि गोल्ड रिवोल्यूशन, गोल्डन रिवोल्यूशन किसके लिए है? यस। फ्रूट्स जब पक जाते हैं तो उनका कलर कैसा हो जाता है? गोल्डन। शहद होता है गोल्डन कलर में, समझा? तो फ्रूट्स हो गए, शहद हो गए, बागानी वगैरह जो हो जाता है वो उसके लिए गोल्डन रिवोल्यूशन चला जाता है। ब्लू रिवोल्यूशन की बात करो, ब्लू फेस के लिए। चमड़े के लिए कौन सा रिवोल्यूशन था? लेदर के लिए ब्राउन। और पेट्रोलियम के लिए? पेट्रोलियम येलो। पेट्रोलियम का कलर क्या होता है? ब्लैक। और सरसों तेल हो गया, सूरजमुखी का तेल हो गया, ऑयल के लिए येलो। फिश को बता दिया। मिल्क के लिए? अनियन के लिए? हाँ, पिंक। टोमेटो, टोमेटो। ठीक है। सेकेंड ग्रीन रिवोल्यूशन किसके लिए था? ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के लिए, जीएम क्रॉप्स के लिए। ठीक है, अब चलो समझते हैं इस इकोनॉमिक्स का अपना लास्ट सेक्टर। भारत या किसी भी कंट्री को बेहतरीन तरीके से अगर डेवलप करना है तो हमें, जैसे हमने देखा था कि हमें कोर सेक्टर की जरूरत होती है, लेकिन उस कोर सेक्टर की जो आवश्यकताएं होती है, नीड्स होती हैं, उनको पूरा करने के लिए हमें चाहिए रहता है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। क्या चाहिए रहता है? क्या चाहिए रहता है? इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ठीक है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, कॉरिडोर का मतलब क्या होता है? एक ऐसा एरिया जहां पर हर एक चीजें अवेलेबल हो जाए, है ना? जैसे अगर हम कहते हैं कि आ, ये भारत है, इंडिया, और यहाँ है पाकिस्तान। तो भारत से पाकिस्तान जाने के लिए करतारपुर कॉरिडोर है।
है ना। तो मतलब क्या होता है कि इस रास्ते से हमें भाई जो इंडिया के लोग हैं सिख कम्युनिटी के, उन्हें करतारपुर जहाँ जाना रहता है गुरुद्वारे में, वो लोग यहाँ से इजिली जा सकते हैं, उन्हें इजिली एक्सेस अवेलेबल हो जाता है ना। तो एक एक कॉरिडोर हो जाता है, इसे हम कॉरिडोर कहते हैं। ऐसे ही हमने कई बार नाम सुना होगा रेड कॉरिडोर का, रेड कॉरिडोर। तो ऐसा एरिया जहां पर ये अपने माओवादी मॉइस्ट, ठीक है, मॉइस्ट, या जो अंदर के टेररिस्ट तो नहीं कहते उन्हें, टेररिस्ट तो बाहर के देशों वाले होते हैं, हमारे अंदर के ही इंसर्जेंट जो होते हैं, इंसर्जेंट, इंसर्जेंट, ठीक है, जैसे कि छत्तीसगढ़ का सुकमा जगदलपुर वाला एरिया। तो ऐसे एरिया को हम क्या कहते हैं, रेड कॉरिडोर, रेड कॉरिडोर, रेड कॉरिडोर, ठीक है। तो कॉरिडोर का मतलब समझा, मैं कॉरिडोर का मतलब समझाना चाहता हूं पहले। कॉरिडोर का मतलब समझा है क्या? नहीं, एक ऐसा एरिया जो अपने पर्टिकुलर चीजों के लिए फेमस हो, यहाँ से वहां ले जाने के लिए तो हमें रास्ता भी मिल जाता है, हमारे गली में से भी हम कोई चीज सामान ले जा सकते हैं, तो क्या उसे कॉरिडोर कहा जाएगा? नहीं, कोई ऐसा जगह है जो किसी पर्टिकुलर चीजों के लिए फेमस हो। जैसे मैंने रेड कॉरिडोर कहा, तो रेड कॉरिडोर का नाम सुनते ही तुम्हें तुरंत चौंकना हो जाना है, अरे बाप रे बाप, ये एरिया ऐसा है, यहाँ पर मॉइस्ट होंगे, माओवादी होंगे, कभी भी किडनैप करके मार देंगे, ठीक है, आतंकवादी हो सकते हैं, रेड कॉरिडोर वाला एरिया हो जाता है। खैर आतंकवादी को नहीं इसमें कंसिडर किया जाता है, तो मुझे पर्टिकुलर वर्ड क्या कहते हैं, मॉइस्ट ही कहते हैं, आई थिंक सो, माओवादी जो रहते हैं, है ना। हाँ, वैसे ही जब हम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात करेंगे, तो एक ऐसा प्लेस, ऐसा एरिया जहां पर इंडस्ट्री की भरमार हो, अगर लोग वहां पर आए तो उन्हें काम ढूंढने में मुश्किल ना हो। जैसे उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोग मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां पर उन्हें काम आसानी से मिल जाता है। तो इसके लिए हम क्या कहेंगे कि भाई जो मुंबई है, चेन्नई है, बेंगलोर है, या दिल्ली है, या कलकत्ता है, ये सारी के आसपास, मतलब इनके आसपास का जो एरिया है वो एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, वहां पर कारखाने अधिक लगे हुए हैं, लोगों को जॉब इजिली मिल जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, ओके। तो हम लोग देखते हैं कि भारत में वो कौन कौन से एरिया है जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए फेमस है। देखो, ये हमारा भारत का नक्शा है, वैसे मैंने लिखने को लिख दिया है यहाँ पे, तो मुझे बस समझाने पर ध्यान रखना, मुझे लिखना नहीं है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर दूसरा नक्शा ले लेता हूँ। तो वर्ल्ड नहीं चाहिए, हमें चाहिए इंडिया। देखो, भारत में अगर हम बात करते हैं तो पहले तो एक फेमस है दिल्ली, ठीक है, जहाँ पर लोगों को ज्यादा रोजगार मिल जाता है। दूसरा यहाँ पे पंजाब वाले एरिया में अमृतसर, ठीक है, फिर यहाँ पर मुंबई, मुंबई, उसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें बेंगलुरु, बेंगलुरु, चेन्नई, ठीक है, चेन्नई, और फिर यहाँ पर कोलकाता, कोलकाता, समझा। उसके बाद इधर के जो उड़ीसा के जितने भी ये शहर हैं, या आंध्र प्रदेश के जितने भी ये शहर है, इस सब के पास हमें क्या देखने को मिलेगा, इंडस्ट्री भरमार देखने को मिलेगा, ठीक है, इंडस्ट्री हमें भरमार देखने को मिलेगा। तो इसमें से पूछता है कि बताओ अच्छा, कौन कौन से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हैं जहां पर लोगों को जॉब आसानी से मिल जाती है। तो भारत में सबसे बड़ी जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है वो पंजाब के अमृतसर से लेकर के कोलकाता तक, ठीक है, वेस्ट बंगाल के कोलकाता तक, पंजाब के अमृतसर से लेकर के वेस्ट बंगाल के कोलकाता तक, अमृतसर से लेकर के वेस्ट बंगाल के कोलकाता तक, ये जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, ये भारत का सबसे लंबा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कहलाता है। तो कहेगा कि भारत का सबसे लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कौन सा है? पंजाब से कोलकाता, अमृतसर से कोलकाता, अमृतसर से कोलकाता, ठीक है, अमृतसर से कोलकाता। ओके, इतना समझा। अब यहाँ समझते हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये क्या है हमारा, चेन्नई, चेन्नई, और यहाँ हमें दिखेगा बेंगलुरु। तो बेंगलुरु से चेन्नई एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, ठीक है, बेंगलुरु से चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है।
बेंगलुरु से मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। बम्बई के आसपास का एरिया हम देखेंगे तो हमें नासिक, पुणे, ठाणे जो मिल जाएगा, ये सब भी आपस में क्या है, ये सब भी इंडस्ट्री के लिए बहुत फेमस है। लोगों को यहाँ पर जॉब इजीली मिल जाता है। तो बम्बई में अगर हम देखें तो पूरा का पूरा एरिया जो है आसपास सर्कल में बना हुआ, कौन कौन सा, नासिक हो गया, ठाणे हो गया, पुणे हो गया, ये सब किसके लिए फेमस है, ये भी इंडस्ट्री के लिए फेमस है। ठीक है, इंडस्ट्री के लिए फेमस है। उसके बाद हम देखते हैं मुंबई से दिल्ली, मुंबई से दिल्ली, ये भी क्या है, एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। उसके बाद एक होता है यहाँ से पूरा का पूरा जो कॉर्नर वाला इलाका रहता है, कोलकाता से लेकर के चाहे वो उड़ीसा का ये कोणार्क हो या फिर मछलीपट्टनम हो, ठीक है, इस सारा का सारा एरिया जब कवर कर लिया जाता है इसे कहा जाता है ईस्टर्न कॉरिडोर, ईस्टर्न कॉरिडोर, ईस्टर्न कॉरिडोर, ईस्टर्न कॉरिडोर। इतना समझ में आया। भारत का सबसे लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कौन सा है, अमृतसर से कोलकाता, अमृतसर से कोलकाता। इतना क्लियर है, ओके। तो कॉरिडोर के बारे में समझ में आ गया। अब देखो इन कॉरिडोर को अगर बेहतरीन तरीके से सरकार डेवलप करना चाहती थी, ठीक है, सरकार बेहतरीन तरीके से इन्हें डेवलप करना चाहती थी, तो कैसे डेवलपमेंट होगा भाई, सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी शहर या देश के डेवलपमेंट के लिए वहां का ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो सरकार ने देखा कि भाई जो रेलगाड़ी की जो ट्रैक है, ठीक है, रेलवे ट्रैक है जिस पर पैसेंजर ट्रेनें चलती हैं, उसी पर अगर हमारी मालगाड़ियों की भी जो ट्रेनें चल रही हैं तो उन मालगाड़ियों को इतना वैल्यू नहीं दिया जाता था। मालगाड़ी कहीं कहीं 2-2 दिन, 3-3 दिन एक ही ट्रैक पर रुकी रहती थी। आज का भेजा हुआ सामान एक हफ्ते बाद पहुंच रहा है, बड़ी प्रॉब्लम होती थी। तब गवर्नमेंट ने सोचा कि हम एक काम करते हैं, मालगाड़ियों के लिए अलग से एक ट्रैक बिछाते हैं और उसे कहा गया DFC, DFC, डेडिकेटेड, सिर्फ उन्हीं के लिए फ्रेट मतलब मालगाड़ी कॉरिडोर। तो DFC का मतलब क्या हुआ, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ठीक है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो ये जितने भी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर थे, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर थे, उन्हीं के साथ साथ क्या बिछाया गया, DFC, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। और काम इसका चल ही रहा है और कुछ कुछ यहाँ पर ऑपरेशनल हो चुका है, ठीक है। अब देखो इससे क्या हो जाएगा कि अगर मान लो मुंबई से दूसरे कंट्री से कोई भी सामान आया हो, ठीक है, और उसे अगर दिल्ली भेजना हो तो सीधा का सीधा ट्रेन में ला दो इस DFC वाले ट्रेन में और वो सीधा लेके चली जाएगी दिल्ली और वहां पर अनलोड हो जाएगा और उसको जहां पर दिल्ली से जहां पर जाना रहेगा वहां पर आसानी से चली जाएगी। समझ में आया। तो इससे क्या हो गया कि हमें टाइमिंग की बचत हुई और हमें पता है कि ट्रांसपोर्टेशन में सबसे चीप होता है पहले वाटर, वाटर के बाद चीपेस्ट दूसरा कौन आता है, रेलवे के बाद फिर रोड और रोड के बाद तो सबसे महंगा आता है एयर, है ना, एयर। तो भैया वाटर से आ गया और वाटर से हम रेल का इस्तेमाल करके अपने सामानों को पहुंचा देंगे। क्यों रेल के जरिए हमें सस्ता पड़ जाता है, क्योंकि रेल जो है एक बार में बहुत सारे स्पीड देखो ट्रक और इससे हम कंपेयर करेंगे तो स्पीड उतनी नहीं मिलेगी, लेकिन समस्या क्या है कि एक ट्रक के बारे में सोचो, एक ट्रक है तो उसकी एक अपनी कैपेसिटी रहेगी भाई वो 1 टन 2 टन ही ले जा सकेगा, लेकिन एक ट्रेन है, एक ट्रेन कई हजार टन को लेकर जा सकती है एक साथ में। समझ में आ रहा है क्या, हाँ। तो उससे क्या हो जाता है जब एक साथ बहुत सारा माल जाता है, बहुत सारा कार्गो जाता है तो उसकी कॉस्ट ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो ऐसे ही भारत में अभी अभी लॉन्च हुई है एक ट्रेन जिसे कहा मतलब उसका नाम क्या है, सुपर फास्ट वासुकी फ्रेट ट्रेन, ठीक है, मैं दिखाता हूँ, देखो सुपर वासुकी फ्रेट ट्रेन। ये क्या है, तो ये भी एक मालगाड़ी वाली जो है ट्रेन है। इस मालगाड़ी में पहले तो इसकी लंबाई के बारे में समझते हैं भैया, ये 3.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन है, 3.5 किलोमीटर। अब ऐसा तो होगा नहीं एक ही डब्बा 3.5 किलोमीटर का है,
है ना। सब डब्बा डब्बा इंजन इंजन सब मिला करके इसकी लेंथ कितनी है, 3.5 किलोमीटर। कैन यू इमेजिन। ठीक है, इसलिए इसे सुपर वासुकी को भारत की अब तक की सबसे लंबी ट्रेन कही जा रही है, पैसेंजर में नहीं। ठीक है, ना ही देखो पैसेंजर में भी इससे लंबी कोई ट्रेन नहीं है और ना ही फ्रेट में, मालगाड़ियों में। तो ये भारत की सबसे लंबी ट्रेन है। इसमें कितने डब्बे हैं, तो भाई इसमें 295 डब्बे हैं, 295 डब्बे। ठीक है, 295 डब्बे। और उन 295 डब्बों को खींचने के लिए इसमें 5 इंजन लगे हुए हैं, 5 इंजन। कैन यू इमेजिन, एक इंजन यहाँ हो सकता है, दूसरा इंजन पीछे रहेगा, तीसरा इंजन जो है कि 50-60 डब्बों के बीच में रहेगा, चौथा इंजन 50-60 डब्बों और 50-60 डब्बों के बीच में रहेगा। तो बीच बीच में क्या लगे हुए हैं, डब्बे लगे हुए हैं। यूं समझ लो, इंजन लगे हुए हैं, यूं समझ लो कि 2-3 ट्रेन को ना एक ही में मर्ज कर दिया गया हो। समझाया क्या। हाँ, तो ये सुपर वासुकी के बारे में है। अब इसके बारे और कुछ खासियत जान लो। जैसे ये ट्रेन की स्पीड इतनी है, ये किसी भी रेलवे स्टेशन को क्रॉस करने में ना सिर्फ 4 मिनट लेती है, 4 मिनट। समझा, 4 मिनट किसी भी ट्रेन को वो स्टेशन को क्रॉस करने में। अब सोचो 4 मिनट एक स्टेशन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में ले रही है, तो इससे इसके लेंथ का अंदाजा लगाया जा सकता है। नॉर्मली हम अगर प्लेटफॉर्म देखते हैं कितना रहेगा, 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर है, इससे बड़ा थोड़ी प्लेटफॉर्म रहता है। लेकिन अगर उस प्लेटफॉर्म को कवर क्रॉस करने में ये 4 मिनट ले रही है, तो इससे इसका लेंथ का अंदाजा तो लगाया जा सकता है। वैसे भी हमने बता दिया 3.5 किलोमीटर का है। उसके बाद इसकी जो कैपेसिटी की अगर हम बात करें, तो भाई नॉर्मल जो ट्रेनें होती है ना, वो अपने साथ एक बार में 9,000 टन कोयला ले जा सकती हैं। लेकिन वासुकी इनका बाप है, ये 3 गुना ज्यादा ले जाता है, 27,000 टन एक बार में। समझा, 27,000 टन। और अगर इस 27,000 टन को जलाया जाए कोयले को, तो उससे 3,000 मेगावाट की एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, 3,000 मेगावाट की एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो पूरा एक दिन किसी भी शहर को बिजली देने के लिए जो है इनफ होती है, काफी होती है। समझा। तो ये थी वासुकी के बारे में। अब ऐसे ही वासुकी क्या कोई पैसेंजर ट्रेन है? नहीं, ये फ्रेट ट्रेन है। फ्रेट यानी माल गाड़ी वाली, माल ढोने वाली ट्रेन है। ठीक है, तो ऐसे ही अब बहुत सारी जो माल ढोने वाली ट्रेनें होती हैं, जैसे कुछ डबल डेकर होती हैं, है ना, तो इसमें भी फायदा हो जाता है कि एक ही साथ में हमें मैक्सिमम जो है कार्गो ढोने का एक साधन मिल जाता है। ठीक है, वैसे ही अब जैसे मैंने बताया ना कि कुछ शहर ऐसे होते हैं जहां पर अगर हम ट्रकों का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत महंगा पड़ जाता है, तो क्या किया जाता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो ट्रकों वगैरह में टैंकर में ही जा सकता है। जैसे कि ऑयल है, तो हमें ट्रक के टैंकर में ही भर के ले जाना होगा। हालांकि इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि जो मालगाड़ी वाली जो ट्रेन है, इसमें ऐसा वाला गोल वाला हम लोग ये लगा सकते हैं अपना डिब्बा। ठीक है, का जो डिब्बा रहता है गोल वाला लगा सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि हाँ, कभी कभी क्या हो जाता है कि अरे हाँ ना भाई नाम नाम नहीं याद कर रहा हूँ। कभी कभी क्या हो जाता है कि हमें, जैसे यहाँ समझो मैप के जरिए, ठीक है, अब मान लो कि यहाँ अमृतसर से ट्रेन चली, लेकिन अमृतसर से दिल्ली जैसे पहुंचेगी, दिल्ली में कुछ डिब्बों को उतारना है। तो अब ट्रेन से जो ट्रेन की डिब्बे हैं, उनमें से हम ऑयल को खाली कर नहीं सकते हैं, है कि नहीं, है ना। इसके लिए क्या कर दिया जाता है, इस ट्रेन पर ना बड़े बड़े ट्रकों को चढ़ा दिया जाता है। ये दिखाई दे रहा है, ये जो ट्रक्स हैं, ठीक है, वो बड़े बड़े ट्रक्स को चढ़ा दिया जाएगा। और ये ट्रक्स को कहाँ जाना है, मान लो अमृतसर से दिल्ली जाना है, तो अमृतसर से दिल्ली ट्रेन गई और वहां से फिर ट्रक उतरेंगे, अपना इनको दिल्ली में जहां जहां डिस्ट्रीब्यूट करना है, पेट्रोल पंप पे जाना है, उस पेट्रोल पंप पे चले जाएंगे। ऐसे हो सकता है कि वहां तेल न होकर के दूध वगैरह हो सकता है कि हाँ ठीक है, अमृतसर से दिल्ली में हमें 10 टैंकर दूध भिजवाना है, तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, 10 ट्रक चढ़ा दो, चले जाएगा दूध, क्या दिक्कत है।
समझना। तो ऐसा वाला जो सिस्टम रहता है जहां पर गाड़ियों को ट्रेनों के ऊपर चढ़ा दिया जाता है उसे कहा जाता है रो रो, रोल ऑन रोल ऑफ। यानी सीधा गाड़ी चढ़ा दो, रोल ऑन हो गया, गाड़ी को उतार दो, रोल ऑफ हो गया, समझा। तो ऐसे ही बड़े बड़े जो कि ट्रकों में माल हो गया या मतलब कि सब्जियां हो गई उनको भर के चढ़ाया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद जैसे कि अगर बालू हो गया या कुछ भी चीज हो सकती है डायरेक्ट ट्रकों में चढ़ा दो, या लंबी दूरी तय करनी है तो भाई डायरेक्ट तो हमारा ट्रेन है ही, उसके डब्बों में कंटेनर में भर दो और वो लंबी दूरी तक आराम से तय करके चली जाएगी। इतना क्लियर हुआ। तो डीएफसी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को और अच्छे तरीके से बेहतरीन ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें किसकी जरूरत थी? डीएफसी, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की। इतना क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं भारत में चलाए गए कुछ प्रोजेक्ट के बारे में, ठीक है। भारत में चलाए गए कुछ प्रोजेक्ट के बारे में, जैसे तुमने एक प्रोजेक्ट का नाम सुना होगा, भारत माला प्रोजेक्ट, सुना है? भारत माला प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के तहत क्या किया जा रहा था? तो भाई भारत के ना हर बड़े बड़े शहरों को रोड के जरिए, एक्सप्रेसवे के जरिए जोड़ देना, कनेक्ट कर देना, क्या कहलाता है? भारत माला प्रोजेक्ट। तो भारत माला प्रोजेक्ट में एम क्या था? बड़े बड़े सिटीज को एक्सप्रेसवे के जरिए कनेक्ट करना, ठीक है, एक्सप्रेसवे। अब ये मत कहना कि मैंने एक्सप्रेसवे के बारे में नहीं बताया है, बताया है मैंने। कहा कि भैया एक्सप्रेसवे में चारों तरफ से पैक होता है, यहाँ पर साइड साइड वो लगी होती है, कोई एंट्री नहीं। एक बार अगर तुम घुस गए तो 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर आंख बंद करके चले जाओ, तुम्हें कोई डिस्टरबेंस नहीं है, ठीक है। हाँ, तो एक्सप्रेसवे भारत माला प्रोजेक्ट के तहत क्या हो रहा था? बड़े शहर को एक्सप्रेसवे के जरिए कनेक्ट कर देना। जैसे अगर हम कहें तो दिल्ली से मुंबई, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हो सकता है, मुंबई से बेंगलुरु, मुंबई बेंगलुरु एक्सप्रेसवे हो सकता है कि नहीं? तो जब हम लोग ये एक्सप्रेसवे के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने कई सारी चीजों को पढ़ा था कि क्वाड्रिलेटरल, इसके बारे में एक क्या था? क्वाड्रिलेटरल, हाँ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल था, ठीक है, डायमंड क्वाड्रिलेटरल था, है कि नहीं? हाँ, तो इन सब चीजों के बारे में हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो भारत माला प्रोजेक्ट समझ में आया? ओके, बहुत बढ़िया। अब देखो दूसरा तुमने सुना होगा सागर माला प्रोजेक्ट, सागर माला प्रोजेक्ट सुना है? सागर माला प्रोजेक्ट, अब देखो नाम से ही स्पष्ट है कि सागर माला प्रोजेक्ट के तहत भारत के जितने भी पोर्ट्स हैं उनको एडवांस किया जाता है, ठीक है। भारत के जितने भी पोर्ट हैं उन्हें एडवांस किया जाता है कि डायरेक्टली ट्रेन मालगाड़ियां यहाँ पर आकर के लगी हों, ताकि जितने भी माल आ रहे हैं किसी दूसरे कंट्री से, जो भी सामान आ रहा है उसे आराम से पूरे देश में हम भिजवा सके। यहाँ पर लाइट की एकदम प्रॉपर्ली व्यवस्था हो, जो यहाँ पर पोर्ट है पोर्ट में साफ सफाई हो, टेक्नोलॉजी से लैस हो, किसी भी चीज की कमी ना हो, समझा। तो भारत माला प्रोजेक्ट के तहत क्या किया जा रहा है? सारे के सारे जितने भी पोर्ट हैं उनको उनको एडवांस किया जा रहा है, और एडवांसमेंट के साथ साथ इन सबको एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देना है। ये हो जाएगा हमारा एक माला। माला बनाना, माला कहते हैं ना, फूलों की माला है, तो फूल जब अलग अलग रहते हैं तो क्या उन्हें हम माला कहते हैं? फ्लावर्स अगर अलग अलग रहेंगे तो क्या हम उन्हें माला कहेंगे? नहीं। लेकिन उन्हें अगर एक धागे में पिरो दिया जाए तो क्या कहलाएंगे? माला। तो वैसे ही जितने भी पोर्ट हैं उन्हें एडवांस करके एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? सागर माला प्रोजेक्ट, सागर माला प्रोजेक्ट। वैसे ही बड़े बड़े जो शहर हैं जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, बेंगलुरु हो गया, चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया, इन सबको एक्सप्रेसवे के जरिए अगर कनेक्ट कर दिया जाएगा तो क्या कहलाएगा? उसको सागर माला कहेंगे, भारत माला, भारत माला, ठीक है, भारत माला। इतना क्लियर हुआ? आप देखो ये सारा का सारा काम तो हो गया था, लेकिन क्या हो रही थी, कंपनियां अपना प्रोडक्शन कर रही थी और कंपनियों के पास ना सामान रखने की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, ठीक है। कंपनी अब ये सोच रही कि भाई मैं प्रोडक्शन करूं,
फिर सामान रखने के लिए अलग से जगह लूं, तो बड़ी दिक्कत हो जा रही थी। तो सरकार ने कहा ना, एक काम करते हैं, तुम लोग घबराओ मत, हम तुम्हें अपना गोदाम बना कर देंगे, बहुत बड़ा एरिया, जहां पर तुम अपने सामानों को एकदम रख सकते हो। तुम खाली प्रोडक्शन करो और ला करके वो सामान रख दो। तो बताओ ये गोदाम कहाँ रहेंगे? क्या देश कंट्री के बीचों बीच में बनाया जाएगा, या जहां से ये भारत माला प्रोजेक्ट गई है, जो एक्सप्रेसवे गया है, जो कॉरिडोर गया हुआ है, उसके आसपास रहेगा? जहां से एक्सप्रेसवे गया रहेगा या जहां से कॉरिडोर गया रहेगा, डीएफसी गई रहेगी, उसके आसपास रहेगा। क्यों? क्योंकि भैया सामान को सीधा ट्रेन में ला दो और जहां पर ले जाना है डेस्टिनेशन पे चली जाए। तो जितना नजदीक रहेगा रेलवे ट्रैक के उतना अच्छा है, लॉजिस्टिक खर्च बचेगा ट्रांसपोर्टेशन का। ठीक है, तो ऐसी चीजों को कहा गया, जब बड़े बड़े गोदाम को अवेलेबल करवा देना गवर्नमेंट के जरिए, उसे कहा गया लॉजिस्टिक पार्क। क्या कहा गया? लॉजिस्टिक पार्क। लॉजिस्टिक पार्क। ठीक है, ये बड़ी बड़े जो गोदाम होते हैं, वेयर हाउसेस होते हैं, वो किसके द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं? गवर्नमेंट के द्वारा। ये दिखाई दे रहा है? मुझे लगता है इतना बड़ा जो एरिया है उसमें ऐसा देखने को लगेगा एक आध गांव बस जाए, है छोटा मोटा गांव बच जाए एक। तो इतने पूरे एरिया में गवर्नमेंट ने देखो यहाँ पर सारी सुविधाएं हैं। पहले अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग वेयर हाउसेस है, गाड़ियों के लिए पार्किंग है, ट्रेनों की सुविधा रहेगी कि यहाँ से बीचों बीच में से ट्रैक व्रैक गए रहेगी, यहाँ से पूरा का पूरा जो कि तुम्हें जाने आने के लिए रोडवे रहेगा। ठीक है, फिर आस पास का जैसे ये बिल्डिंग वगैरह दिखाई दे रहा है, यहाँ पर लोग तो रह ही रहे हैं। उसके बाद जो भी कंपनी होंगी, वही कंपनी आसपास के एरिया में कंपनी भी लगी रहेंगी, वो लोग अपना प्रोडक्शन करेंगी और सारा का सारा माल यहाँ पर लॉजिस्टिक पार्क में ला करके रख देंगी। और जैसे ही उनका ऑर्डर जहाँ के लिए रहेगा, ट्रेन आएगी, लगेगी, ला देगी माल और लेकर के निकल जाएगी। समझ में आया? तो लॉजिस्टिक जो पार्क होते हैं, लॉजिस्टिक पार्क, वो याद रखना। अगर कोई पूछे कि लॉजिस्टिक पार्क क्या होता है, तो भाई गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किए गए बड़े बड़े वेयर हाउसेस जो कंपनियों की सुविधा के लिए बनाए जाते हैं, किसके किनारे? जो डीएफसी होते हैं उनके किनारे, या जो एक्सप्रेसवे होते हैं उनके किनारे। ठीक है, बेसिकली कॉरिडोर्स के आसपास के एरिया में एक बहुत बड़ा वेयर हाउस गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड करा देना क्या कहलाता है? लॉजिस्टिक पार्क। और लॉजिस्टिक का मतलब क्या होता है? ऐसा एरिया जहां पर हमें ट्रेन की भी सुविधा मिल जाए, बस की भी सुविधा मिल जाए, मतलब कि बस ऐसा आने जाने के लिए नहीं, ये ट्रक की सुविधा मिल जाए, ताकि हम अपने माल को आराम से ले जा सके। समझा? इतना क्लियर हुआ लॉजिस्टिक पार्क? अब देखो, कुछ जो है कंपनी ऐसी होती है जो ना किसानों से डायरेक्टली माल खरीद लेती है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि तुम्हारे यहाँ गन्ना, शुगर केन का प्रोडक्शन बहुत अधिक हो रहा है, ठीक है, तो शुगर केन का प्रोडक्शन हो रहा है, तो तुम्हारे पास तो ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि तुम शुगर केन से उसको जूस निकाल करके, उसे जला करके उसका चीनी बना सको या कोई दूसरे प्रोडक्ट बना सको। तुम्हारे पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है। या तुम्हारे गांव में बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं? मक्के का प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो भाई मक्का से तो बहुत सारी चीजें बनती हैं, जैसे मक्के का कॉर्न फ्लोर हो गया, जो हम लोग सूप वगैरह में डालते हैं ना, सूप को गाढ़ा करने के लिए। या फिर वो कॉर्न का ही हम लोग ये बनाते हैं ना, जैसे जब सूप पीते हैं तो उसके अंदर क्या गोला गोला क्या डालते हैं? क्या? हाँ, कॉर्न का वो गोला गोला बॉल रहता है ना, जो खाते हैं, क्या कहते हैं उसको? अरे वो पकौड़े जैसा रहता है, वो सूप के अंदर। सूप पिया है कि नहीं पिया है तूने? अरे क्या पिया है तो? सूप। मैं अगर कहूँ सेजवान चटनी के साथ कहते हैं चटनी डाल, मंचूरियन, ठीक है, मंचूरियन, बराबर, मंचूरियन, तो उसका मंचूरियन बन जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि उसी कॉर्न का जो है टेढ़े मेढ़े बन जाता है। टेढ़े मेढ़े को क्या कहते हैं? टेढ़े मेढ़े, टेढ़ा है पर मेढ़ा है। अरे टेढ़ा है पर मेरा है, वो ऐड आता था, कुरकुरे बन जाता है। ठीक है, उसी कॉर्न का वो लोग जो कि वो उसको भून देते हैं, तो बड़ा बड़ा
दाना बन जाता है जो उसमें खाते हैं ना लोग सिनेमा हॉल्स में, पॉपकॉर्न बन जाता है, तो अलग अलग चीजें बन जाती हैं। तो भाई ऐसी चीजों को बनाने के लिए व्यवस्था तो होनी चाहिए, है कि नहीं? तो ऐसा कोई प्लेस जहां पर कई सारी सुविधाएं एक साथ अवेलेबल हो, पूरा गांव मिल करके अपने सारे के सारे जो ये वेजिटेबल्स हो या कोई भी माल हो, कोई भी सब्जी हो, कोई भी अनाज हो, वहां पर आसानी से ले जा करके कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट करके उन्हें बेच सके, वैसे एरिया को कहा जाता है मेगा फूड पार्क। मेगा फूड पार्क, समझाते हैं क्या? मेगा फूड पार्क। तो मेगा फूड पार्क में क्या होता है, हम जितने भी सामान रहते हैं, जैसे कि अगर तुम्हारे गांव में आलू का प्रोडक्शन बहुत अधिक हो रहा है, तो तुम जो कंपनी रहेगी वो तुम्हारे पूरे के पूरे जो किसान रहेंगे गांव के, उनके साथ एक एग्रीमेंट कर लेगी कि भाई जितना भी आलू का प्रोडक्शन होगा, 1 टन 2 टन 10 टन 20 टन, वो तुम हमें बेच दोगे, और तुम्हारे यहाँ से ट्रक ट्रक आलू भर के आएगा, वो कंपनी में जाएगा, और वो कंपनी में अलग अलग प्रोसेस होके उसका चिप्स बनाएंगे, उसका जो कि नमकीन बनाएंगे, अलग अलग चीजों से अलग अलग वो लोग आइटम बना करके उसे मार्केट में बेच देंगे। समझा? तो मेगा फूड पार्क क्या होता है? देखो सिंपली अगर समझाना रहे, जो रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल को प्रोसेस्ड कर दिया जाता है। जैसे कॉर्न है, ठीक है, कॉर्न है, तो कॉर्न का तुम पॉपकॉर्न बना दो, कॉर्न का तुम जो कि कुरकुरे बना दो, कॉर्न का तुम चाहिए तो जो है जूस निकाल के भर दो, ठीक है। एक रॉ मटेरियल को अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, ये सुविधा हमें कहाँ मिलती है? मेगा फूड पार्क में। तो ऐसे तुमने सुना होगा कि भारत में कई सारे मेगा फूड पार्क अलग अलग स्टेट में ओपन होने वाले हैं, गवर्नमेंट अनाउंसमेंट करती रहती है कि नहीं? तो इससे क्या होता है, इससे आसपास का जो विलेज होता है उनका डेवलपमेंट बड़ा तेजी से होने लगता है, क्योंकि वहां के लोगों को क्या हो जाता है, एक रोजगार का जरिया मिल जाता है। वो अपने जो भी वेजिटेबल्स हो या जो भी क्रॉप हो, उनको आसानी से बेच सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। क्लियर हुआ? तो ये सारी की सारी चीजें समझ में आ गई। बताओ सागर माला प्रोजेक्ट क्या है? सारे पोर्ट्स वगैरह को एडवांस करके उन्हें एक दूसरे के साथ जोड़ देना सागर माला प्रोजेक्ट के तहत आता है। भारत माला प्रोजेक्ट रोड को क्यों कनेक्ट करेंगे? रोड शहरों को कनेक्ट करती है, तो सारे बड़े मेजर जो सिटीज होते हैं उन्हें एक्सप्रेस वे के जरिए कनेक्ट कर देना भारत माला प्रोजेक्ट कहलाता है। ठीक है, ओके। अगर मैं कहूं कि लॉजिस्टिक पार्क क्या होता है? सामान उतारे जाते हैं नहीं, सामान को स्टोर किया जाता है। ठीक है, सामानों को स्टोर किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा दी गई वो जगह जहां पर कंपनियों के सामान को स्टोर करके रखा जाता हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? लॉजिस्टिक पार्क कहते हैं। लॉजिस्टिक वर्ड का क्या मतलब होता है? ऐसा जगह जहां पर हमें सारी सुविधाएं मिल जाए। ट्रेन की जरूरत है तो ट्रेन घुस जाए, ट्रक की जरूरत है तो ट्रक घुस जाए, ऑटो चाहिए तो ऑटो घुस जाए। ठीक है, हर एक चीज सुविधा, न लाइट की कमी हो, न प्लेस की कमी हो, न एसी की कमी हो। कोल्ड स्टोरेज चाहिए तो कोल्ड स्टोरेज मिल जाए, हर एक चीजों की वहां पर सुविधा हो जाए, इसलिए उसको कहते हैं लॉजिस्टिक पार्क। इसी तरीके से मेगा फूड पार्क क्या होता है? रॉ मटेरियल को अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर देना मेगा फूड पार्क में, ये प्रोसेस मतलब मेगा फूड पार्क का ही काम होता है। ठीक है, अलग अलग मटेरियल में उसे कन्वर्ट कर देना। समझ में आ गया? ठीक, तो यहाँ पर हमारा जो इकोनॉमिक्स था वो पूरी तरीके से समाप्त होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, और बाकी हम अब इकोनॉमिक्स को नहीं पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स खत्म, अब रिवीजन होगा कल इसका। ठीक है, चलो।